हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके सामने। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, अपने 12th बोर्ड के अंदर जो 11th नंबर चैप्टर जो था ड्वेल नेचर ऑफ वेव एंड मैटर, उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको उसमें देखने की जरूरत नहीं। अगर वो पॉइंट्स क्लियर है, वो टॉपिक क्लियर है, वो क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो उसके अलावा उसमें एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अदर टॉपिक, अदर चैप्टर पे ध्यान देंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, उस चैप्टर के जो अपने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, क्वेश्चन जो लिखवाए थे, और आज उसको अपन डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे उस पूरे चैप्टर को शॉर्ट के अंदर, वही पॉइंट जो अपने एग्जाम्स के अंदर आएंगे। तो बेटा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को बेटा पूरा देखो, बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहो। और इस चैप्टर के जो 4 मार्क्स है बेटा, 4 नंबर है, वो अपने पक्के कर लो। पक्के इट मींस पक्के, कोई पाव नंबर भी ना काट सके बेटा, ऐसा कर लो। बस आधे या पौन घंटे का काम है और अपना चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, चले टॉपिक पे नेक्स्ट। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर 4 मार्क्स बोर्ड ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए वो अभी अपन देखते हैं बेटा। 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और 2 क्वेश्चन जो आएंगे, क्वेश्चंस आपको 1.5 मतलब डेड मार्क्स के मिलेंगे। इसमें भी अगर आप गौर करें तो ये जो 1 मार्क्स है वो वस्तुनिष्ठ में जाएगा, मतलब सिंपल सा अ ब स द, मतलब मल्टीपल चॉइस के अंदर ही जाएगा सवाल। और यहां रह गए 1.5 ये जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, लघुतरात्मक प्रश्न के अंदर। और इस लघुतरात्मक में भी बेटा 2 वैरायटी है आपके पास, एक तो है नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक और एक है ज्ञान उपयोगी। ज्ञान उपयोगी का मतलब है सीधा सीधा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा आपको, थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्ट लिखना नहीं होगा, उसका यूटिलाइज करना होगा, उपयोग करना होगा, तो ज्ञान उपयोगी। तो ये इट मींस ये जो क्वेश्चंस बनेगा वो न्यूमेरिकल पर्पस का बनेगा, न्यूमेरिकल पर्पस बनेगा, जबकि ये मल्टीपल चॉइस और ये जो होगा थ्योरी बेस्ड। थ्योरी बेस्ड इट मींस डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन, परिभाषा पूछी जाएगी बेटा, फिक्स क्वेश्चन है। चले आगे, तो अपन ने जो क्वेश्चंस लिखे थे पिछले वीडियो के अंदर, उसी को अपन डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, पूरे चैप्टर को बिना एस्केप किए हुए बेटा। इस पूरे वीडियो को आप लास्ट एंड तक बने रहिए। हाँ, नेक्स्ट इस चैप्टर में बेटा अपन सबसे पहले बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो बेस है इस पूरे चैप्टर का। सारे न्यूमेरिकल्स कह दो या फिर कॉन्सेप्ट कह दो, सब उसी पे बेस है। तो सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूं बेटा लाइट। इस लाइट के अंदर मैं ज्यादा कुछ डिस्कस करने वाला नहीं हूं, केवल 2-4 पॉइंट डिस्कस करूंगा जो मुझे इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, लाइट जो है द्वैत प्रकृति रखता है। द्वैत प्रकृति का मतलब ड्वेल नेचर, इसके पास पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होगी, वेव एंड पार्टिकल, वेव एंड पार्टिकल बोथ नेचर, दोनों नेचर जो है ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, दूसरी जो बात है, इस चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन की जाती है बेटा। पार्टिकल नेचर, क्वांटम परिकल्पना, पार्टिकल नेचर या क्वांटम परिकल्पना के बेस पे एक्सप्लेन की जाती है। यहां क्वांटा ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है एक क्वांटिनाइज फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, क्वांटीकृत भौतिक राशि है। और इस क्वांटीकृत भौतिक राशि का जो क्वांटा है उसे अपन कहते हैं फोटोन, उसे अपन कहते हैं फोटोन, प्रोटॉन नहीं, फोटोन। ये अब यहां जो अपन को डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए बात करें, E उसका जनरल फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू एच न्यू या फिर HC अपॉन लैम्डा, HC अपॉन लैम्डा। जहां पर इनकी वैल्यूज की बात करें, जहां H प्लांक नियतांक या प्लैंक कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है 6.62 into 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड।
जूल इंटू सेकेंड। बट आजकल इसकी बोर्ड के अंदर बेटा सिंपल सा सवाल पूछ लेते हैं, वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू बनेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड में बन जाएगी। और सिंपलाइज करने पे जो इसकी वैल्यू आती है, नो डाउट आपको पता होगा, 4.13 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड में। और सेकेंड टर्म्स जो है यहां पर c, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट अगर देखें तो इसकी वैल्यू भी जनरल फॉर्मूले वो भी लिख देता हूं मैं, E0 अपॉन B0, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है, उस वैद्युत चुंबकीय तरंग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। या फिर इसका एक जनरल फॉर्मूला और लिखा जाता है 1/√μ0ε0। और मुझे इन दोनों की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे रिक्वायरमेंट इसकी मैथमेटिकल वैल्यू की, तो वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जी। तो इस फॉर्मूले के लिए जो मुझे रिक्वायरमेंट है, H नोन है, C मेरे लिए नोन है, इन दोनों की वैल्यू पुट करूंगा और लैम्डा के लिए एक जनरल फॉर्मूला आपके लिए लिखूंगा बेटा। हाँ, तो इसमें देखो अपन ने जो क्या किया, एनर्जी ऑफ फोटोन देखें तो एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मैंने पुट की है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकंड के अंदर। स्पीड ऑफ लाइट मैंने पुट कर लिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ जनरली अपन को क्वेश्चंस के अंदर जो है एंगस्ट्रम में दिया जाता है और एंगस्ट्रम को अपन को मीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो मैंने इसको यहीं पर कन्वर्ट कर लिया जिससे मुझे एग्जाम के अंदर इस वैल्यू को एंगस्ट्रम को डायरेक्ट पुट करना पड़े, बस चेंज करने की झंझट खत्म। तो यहां जो जनरल फॉर्मूला आएगा आपके पास में वो आएगा 12400 अपॉन लैम्डा। लैम्डा आपको एंगस्ट्रम में पुट करना है और एनर्जी आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एनर्जी मिलेगी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी आपको वेवलेंथ गिवन है, तरंगदैर्घ्य ज्ञात है और आपको एनर्जी निकालनी है तो ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको वैल्यू फाइंड करनी है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करो 12400 अपॉन लैम्डा। बट ध्यान रखना लैम्डा एंगस्ट्रम में रखना है बेटा, नैनोमीटर में दे रखा है तो इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर लेना ये। और कई बार आपको एनर्जी गिवन होती है और वेवलेंथ फाइंड करना होता है, तो उस सिचुएशन में वेवलेंथ जो आएगी 12400 अपॉन एनर्जी, बट एनर्जी पुट करोगे किसमें, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको वेवलेंथ मिलेगा एंगस्ट्रम में, वेवलेंथ मिलेगा एंगस्ट्रम में। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, दिखने में बहुत सिंपल है पर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को यूं चुटकियों में सॉल्व करवाता है बेटा, चुटकियों में सॉल्व करवाता है। तो आपको इस फॉर्मूले को डायरेक्ट सॉल्व करने का वे आपके पास है, पर डायरेक्ट ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये केवल और केवल बेसिक चीज थी, मैंने बता दी आपको, ठीक है। अब आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट जो था कुछ डेफिनेशंस थी, वो डेफिनेशन जो है अपन डिस्कस करेंगे। डेफिनेशंस के अंदर बेटा मैं सबसे पहले बात करूंगा वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन, कार्यफलन। कार्यफलन का मतलब क्या होता है, किसी भी धात्विक पृष्ठ के लिए, धात्विक सतह के लिए या प्रकाश संवेदी सतह के लिए आवश्यक वह न्यूनतम ऊर्जा, मिनिमम एनर्जी, जिससे उस धात्विक सतह से एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके, उस न्यूनतम ऊर्जा को बेटा कहते हैं वर्क फंक्शन, कार्यफलन। किसी धात्विक सतह में से एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कहते हैं बेटा कार्यफलन, कार्यफलन। इस कार्यफलन के लिए अगर फॉर्मूला लिखेंगे इसके साथ में, phi = h nu नॉट या hc अपॉन लैम्डा नॉट। phi = h nu नॉट या hc अपॉन लैम्डा नॉट। यहां मैं आपको बता दूं, आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे, लैम्डा नॉट सॉरी न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवर्ती या विशिष्ट आवर्ती, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या दहली
तरंगदैर्ध्य या विशिष्ट तरंगदैर्ध्य कहते हैं, जिनको अपन आगे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट अगली जो डेफिनेशन थी बेटा वो देखें कि सर डेफिनेशन आपने लिखी नहीं। बेटा इतना काम तो आप भी कर सकते हो, इस डेफिनेशन को आप नोटबुक से या जो मैंने बोला है उसको 2 बार सुन के लिख सकते हो बेटा। नेक्स्ट हाँ बेटा, नेक्स्ट जो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जैसा मैंने आपको बताया बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब किसी धात्विक सतह पर विशिष्ट आवर्ती या विशिष्ट आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धात्विक सतह से एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की परिघटना को, धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। इस प्रकाश विद्युत प्रभाव में बेटा जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, उत्सर्जित होगा, उसे कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, उसे कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। ये पूरी चीज लिखने के साथ में बेटा आप ये चीज भी जरूर डायग्राम ड्रॉ करें। ये फोटो सेंसिटिव सरफेस, ये इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी E इज इक्वल्स टू h न्यू, यहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, ये होगा फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। इस डेफिनेशन के साथ ये डायग्राम भी आप जरूर बनाएं बेटा। अगर आपने ये डायग्राम बना रखा है तो एग्जामिनर को आपकी इस लैंग्वेज को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। और बोर्ड एग्जाम में बेटा जब भी आप कोई चीज लिखते हैं तो उसके अंदर जो मेन पॉइंट होता है उसको पॉइंटेड जरूर करें। हाईलाइट करना पॉसिबल नहीं है पर पॉइंटेड जरूर करें। आप चाहें तो पेंसिल से बेटा ये विशिष्ट आवर्ती इसको जरूर अंडरलाइन करें, विशिष्ट आवर्ती या फिर उससे अधिक आवर्ती, इन पॉइंट्स को बेटा आप अंडरलाइन करते हैं तो एग्जामिनर की नजर आपकी सीधी इन पॉइंट्स पे जाएगी और इस डायग्राम पे गई टिक मार्क, फुल मार्क्स। तो ये हो गई प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं बेटा, इसी से रिलेटेड है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवर्ती या विशिष्ट आवर्ती बेटा ये क्या होती है इसको देखो। इसकी 2 डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, दोनों ही एक वेरी सिंपल और एक थोड़ा सा लैंग्वेज को बढ़ाते हुए बेटा। सिंपल डेफिनेशन देखना चाहते हो, एक लाइन की देखना चाहते हो तो आप सिंपल सा लिख सकते हो, कार्यफलन के संगत आवर्ती को दहली आवर्ती कहते हैं। कार्यफलन के संगत आवर्ती को दहली आवर्ती कहते हैं या विशिष्ट आवर्ती कहते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन जो थोड़ी सी लार्ज बड़ी है, तो दहली आवर्ती की जो दूसरी डेफिनेशन है बेटा, आपतित फोटोन की वह न्यूनतम आवर्ती जो धात्विक सतह या प्रकाश संवेदी सतह से एक फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवा सके, उसे दहली आवर्ती कहते हैं। इस दहली आवर्ती को रिप्रेजेंट जो करते हैं वो करते हैं न्यू नॉट से, न्यू नॉट से। अब इसी के ऊपर जो बेस न्यूमेरिकल है बेटा उनको देखना। एनर्जी के जो फॉर्मूले लिखे अपन ने E इज इक्वल्स टू h न्यू। अब यहां पर वर्क फंक्शन के कार्यफलन के संगत आवर्ती को दहली आवर्ती कहते हैं, तो आप इसी को लिख सकते हो फाई इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट। ये कार्यफलन, ये दहली आवर्ती। या फिर आप दहली आवर्ती को लिख सकते हो फाई अपॉन h, फाई अपॉन h। आपको वर्क फंक्शन दे रखा है और अगर आपको दहली आवर्ती निकालनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो h से डिवाइड करो और आप वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अब बात करते हैं बेटा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की, दहली तरंगदैर्ध्य की। तो दहली तरंगदैर्ध्य की डेफिनेशन भी सेम वैसी ही है जैसे अपने दहली आवर्ती की देखी थी। फर्स्ट, कार्यफलन के संगत तरंगदैर्ध्य को दहली तरंगदैर्ध्य कहेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। या आपतित फोटोन का वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य, ध्यान रखना बेटा, अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो धात्विक सतह से प्रकाश संवेदी सतह से एक फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवा सके, उसे दहली तरंगदैर्ध्य या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। इस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए जो फॉर्मूला जनरली यूज होता है
सेम जो भी अपन ने डिस्कस किया, E इक्वल्स टू एच न्यू या HC अपॉन लैम्डा। ये जनरल फॉर्मूला है, इसी को यूज करना है। जब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा, दहली तरंगदैर्ध्य होगा, तो ये ऊर्जा कार्यफलन के बराबर होगी, मतलब फाई इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा नॉट। और इसी के लिए अपन ने फॉर्मूला भी लिख रखा है 12,400 लैम्डा इन एंगस्ट्रम, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत काम की चीज है बेटा, याद रख लेना ये। अगर आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है, दहली तरंगदैर्ध्य गिवन है, ज्ञात है, तो इसकी वैल्यू आप यहां रखें। आपको कार्यफलन सेकंड्स में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। सेकंड्स के अंदर आप सॉल्व करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू निकाल लोगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशंस के अंदर जो चल रहा है बेटा, लास्ट डेफिनेशन वो है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल या निरोधी विभव। उत्सर्जक के सापेक्ष संग्राहक को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, उसे निरोधी विभव कहते हैं। सिंपल सी बात है बेटा। उत्सर्जक के सापेक्ष संग्राहक को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, उसे निरोधी विभव कहते हैं। अब निरोधी विभव पे बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं बेटा, कुछ क्या बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो यहाँ एक जो अच्छा सा रिलेशन है वो मैं आपको लिख देता हूं, क्योंकि ये निरोधी विभव जो होता है वो फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू EV नॉट। V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा, निरोधी विभव है V नॉट। इसी फॉर्मूले से बेटा डिफरेंट टू टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन होगा, निरोधी विभव दे रखा होगा और आपको कहेगा फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालो, या फिर अधिकतम गतिज ऊर्जा देगा, निरोधी विभव निकालने को कहेगा बेटा, तो डरने की जरूरत नहीं है। निरोधी विभव V नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय E। खत्म कहानी। एग्जाम्पल देखना चाहते हो? एग्जाम्पल देखिए। सपोज फोटो इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, फॉर्मूला EV नॉट होता है, आप वैल्यू पुट कर लो तो ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या केवल आप EV लिख दो, एनर्जी आएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई बार इस वैल्यू को जूल में पूछ लेता है बेटा, अगर जूल में पूछता है तो E की वैल्यू पुट कर लो, 3 मल्टीप्लाई 1.6 10⁻⁻19 जूल। इस प्रकार से सिंपलाइज किया जा सकता है। और उल्टा कैसे पूछेगा? काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन की, कितनी दे दी? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन फाइंड आउट स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव ज्ञात करो। तो बेटा निरोधी विभव निकालना है तो दिक्कत वाली बात नहीं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स डिवाइड बाय E। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E से E कैंसिल, देन 1.5 वोल्ट एंड देन फाइनल आंसर। आया समझ में बेटा? बहुत ही सिंपल है दोनों ही एग्जांपल्स, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल बनते, इन्हीं का यूज करना होता है। बस आपको एक बार सीखना है, बस कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट करना है। बाकी फिजिक्स हमेशा सिंपल थी, सिंपल है और सिंपल ही रहेगी, क्योंकि प्रकृति में कुछ हार्ड है ही नहीं बेटा, कुछ भी टिपिकल नहीं है। टिपिकल केवल वो चीजें हैं जो अपन को नहीं आती है, अपन ने सीखी नहीं है या सीखने की चेष्टा नहीं की है। जो चीज आप सीख गए वो आपके लिए हमेशा सरल थी और सरल रहेगी, और जब तक आपने उसको सीखने की चेष्टा नहीं की तो कभी भी वो सिंपल नहीं हो सकता है बेटा। तो सिंपल बस सिंपल ही होता है, आप सीखो चीज सिंपल। अगर आप नहीं सीखते हो तो आपके लिए एक छोटा सा
छोटा सा काम भी पहाड़ की तरह हो जाता है बेटा। तो ये रियल लाइफ की घटना है बेटा। तो बेटा नेक्स्ट अपन जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे वो था अपने पास क्या, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण जो है, सबसे पहले आइंस्टीन ने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया वो प्रकाश की कणीय प्रकृति के आधार पर समझाया। प्रकाश की कणीय प्रकृति या क्वांटम परिकल्पना, क्वांटम परिकल्पना का उपयोग करते हुए समझाया। दूसरी बात जो है, आइंस्टीन की जो प्रकाश विद्युत समीकरण है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। और इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया बेटा। नेक्स्ट अगर बात करें कि आइंस्टीन की जो प्रकाश विद्युत समीकरण है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है, सिंपल सी बात है, देखना इधर। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जब भी किसी सरफेस पर प्रकाश विरोधी सतह पर कोई भी ऊर्जा इंसिडेंट होती है जिसकी मान कार्यफलन से ज्यादा हो, उस ऊर्जा का कुछ भाग जो है कार्यफलन के रूप में और शेष भाग जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। तो इससे इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो इंसिडेंट एनर्जी, आपतित फोटोन की ऊर्जा जो होती है वो कार्यफलन प्लस फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होता है। ये कंडीशन बेटा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन है। अब इसको आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका जो जनरल फॉर्म लिखा जाता है, जो जनरली ज्यादातर लिखा जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू E माइनस 5। ये तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पूछे, एक नंबर का सवाल आप डायरेक्ट ये लिख ले, ये ना लिखे तो आपके दो रूप और बताता हूं इसकी वैल्यू होगी EV नॉट या फिर हाफ m v मैक्स का स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू भी आप यहां पर पुट कर सकते हो। तो आपके पास जो फॉर्मूला बन सकता है वो एक तो ये बनेगा हाफ mv मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू E माइनस 5, या फिर आप ये भी लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू EV नॉट इज इक्वल टू E माइनस 5। ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होगी। 3 पॉइंट है बेटा, क्वांटम प्रकृति, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे, और ये डायग्राम बना के ये इक्वेशन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आप बना सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं बेटा वो जनरली इस इक्वेशन पे सिंपलाइज होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ये होगा और ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म यूज करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसके कुछ ग्राफ्स भी है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बच्चा, इस टॉपिक के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो व्याख्या है वो अपन कभी भी तरंग सिद्धांत से नहीं कर सकते हैं बेटा, वो संभव नहीं है। तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है, अब क्यों नहीं कर पाया उसके कारण पूछे जाते हैं, डेड नंबर का सवाल आता है एट बेटा। ठीक है, तो अपन कम से कम 2 कारण जो है वो नोन होने चाहिए, लिखने होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखें, तरंग सिद्धांत के अनुसार आने वाले फोटोन की ऊर्जा अगर उसके कार्यफलन से भी कम है तो तरंग सिद्धांत कहता है 2 या 2 से अधिक फोटोन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देंगे, जबकि वास्तविक प्रायोगिक रूप से ये सारा तथ्य जो है पूर्णतः गलत सिद्ध हुआ। दूसरी जो बात है वो ये, तरंग सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो उस इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए मिनिमम ऊर्जा जैसी कोई कंडीशन नहीं होती है, वो 2 से अधिक या बहुत सारी तरंगें मिलकर भी एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकते हैं। तो इस परिस्थिति के अंदर जब प्रकाश किरणें ऊर्जा संचरित करेंगे और जब ऊर्जा का मान एक पर्याप्त मान से अधिक होगा तब जाके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। इट मींस इस संपूर्ण प्रक्रिया में मतलब ऊर्जा के आने और इलेक्ट्रॉन के निकल में कुछ ना कुछ समय का अंतर होना चाहिए। इट मींस समय पश्चात इलेक्ट्रॉन के आने ऊर्जा के आने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कुछ समय का अंतर होना चाहिए, जिसे समय पश्चाता कहते हैं। ये अपन को प्रैक्टिकली दिखनी चाहिए, पर प्रायोगिक कंडीशन ये देखी गई फोटोन के आने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में किसी प्रकार का कोई भी समय पश्चाता या टाइम इंटरवल नहीं लगता है। तो इस आधार पे
कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो तरंग सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता है। नेक्स्ट जो अपन टॉपिक देखेंगे, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या डी ब्रॉगली परिकल्पना। डी ब्रॉगली परिकल्पना बेटा द्रव्य तरंग से संबंधित है। पहले मैं बता दूं द्रव्य तरंग क्या होती है। डी ब्रॉगली के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश द्वैत प्रकृति रखती है, उसी प्रकार माना गया डी ब्रॉगली द्वारा कि प्रत्येक द्रव्य कण जो होता है वो भी द्वैत प्रकृति रखता है, कण प्रकृति के साथ साथ तरंग गुण भी दर्शाता है। और उसके लिए उसने अपनी परिकल्पना दी। तो इस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, डी ब्रॉगली परिकल्पना के अनुसार किसी भी गतिशील कण के साथ, किसी भी गतिशील कण के साथ एक तरंग संबंधित होती है, उस तरंग को कहते हैं डी ब्रॉगली, उस तरंग को कहते हैं द्रव्य तरंग, उस तरंग को कहते हैं द्रव्य तरंग, मैटर वेव। और उस द्रव्य तरंग के तरंगदैर्ध्य को कहते हैं डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य। डी ब्रॉगली परिकल्पना के अनुसार किसी भी द्रव्य तरंग का तरंगदैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और उस तरंग का तरंगदैर्ध्य जो होगा वो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कहलाएगा, और इसको जनरली लैम्डा डी से डिनोट भी करते हैं। संवेग के व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा एच, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, आप लोगों को पता हो ये। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है इसके और भी डिफरेंट फॉर्म होते हैं। एच कांस्टेंट है बट बी पी के डिफरेंट फॉर्म मिलेंगे, पी के डिफरेंट फॉर्म मिलेंगे, वो इस प्रकार से पी इजिकल्स टू एम वी इजिकल्स टू रूट टू एम ई इजिकल्स टू रूट टू एम क्यू इंटू वी। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा इजिकल्स टू एच अपॉन पी एच अपॉन एम वी एच अपॉन रूट टू एम ई एच अपॉन रूट टू एम क्यू इंटू वी नॉट। ये तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये जब जिसकी रिक्वायरमेंट हो यूज किया जाए। ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला केवल चार्ज पार्टिकल के लिए यूज है, ये जिनके लिए काइनेटिक एनर्जी गिवन है, ये जिसका मास और वेलोसिटी गिवन है, और ये जिसका डायरेक्ट मोमेंटम गिवन है। तो उन सब के लिए आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं बेटा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट डेविसन और जर्मर द्वारा किया गया प्रयोग है, जिसके अंदर कण की तरंग प्रकृति की पुष्टि की गई। बेटा कण की तरंग प्रकृति की पुष्टि की गई, वेव नेचर की पुष्टि की गई। वेव नेचर की पुष्टि करने के लिए इन्होंने जिस पार्टिकल का यूज किया बेटा वो था इलेक्ट्रॉन, जिस कण का यूज किया वो था इलेक्ट्रॉन। दूसरा जिस तरंग घटना का यूज किया, तरंग घटना वो था बेटा विवर्तन। यहां पर विवर्तक की जो यूज किया गया, विवर्तक वो था निकल क्रिस्टल। इसका जो उद्देश्य था, कण की तरंग प्रकृति की पुष्टि। अब यहां पर जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे डिस्कस हो गए कि डेविसन जर्मर प्रयोग ने अपने प्रयोग का उद्देश्य जो रखा वो क्या रखा, कण की तरंग प्रकृति की पुष्टि, द्रव्य तरंग की पुष्टि। दूसरा किस कण का यूज किया गया, इलेक्ट्रॉन का। कौन सी तरंग घटना का उपयोग किया गया, तो विवर्तन। विवर्तक के रूप में क्या यूज किया गया, तो निकल क्रिस्टल, इनका उपयोग किया गया। इसका डायग्राम बुक में बहुत अच्छा सा दे रखा है, उससे आप डायरेक्ट देखें, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम एट इट इज ऐसा बना लो, फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल। अब यहां पर ये जो आयनन प्रकोष्ठ बता रहा है बेटा, आयनन प्रकोष्ठ का पूछा गया का उद्देश्य क्या होता है, तो आयनन प्रकोष्ठ जो होता है अपन को ये बताता है कि किस एंगल पर, किस पोटेंशियल डिफरेंस पर विवर्तन की मात्रा अधिकतम होती है। तो आयनन प्रकोष्ठ का कार्य जो होता है वो
विवर्तित इलेक्ट्रॉन की तीव्रता की जानकारी देना होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट चले आगे। अब इसी के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछते हैं बेटा, सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछते हैं। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि किसी भी कण की स्थिति और संवेग का मापन पूर्ण यथार्थता के साथ एक ही समय करना संभव नहीं होता है। उसमें एरर रहेगी बेटा, त्रुटि रहेगी। हाँ, तो हाइजेनबर्ग के अनुसार अगर किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता किसी एक निश्चित दिशा के अंदर डेल्टा एक्स है और उसी दिशा में अगर संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स है, तो उन अनिश्चितताओं का जो गुणनफल होगा वो हमेशा h अपॉन 4 पाई या उससे कम हो, मतलब कम से कम जो अनिश्चितता होगी वो कितनी होगी, h अपॉन 4 पाई होगी। इतनी एरर तो मिलेगी बेटा। डेल्टा x डॉट डेल्टा पी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल जो होगा वो कम से कम h अपॉन 4 पाई होगा। इसी अगर y एक्सिस में देखें तो डेल्टा y डॉट डेल्टा पी वाई, तो इसकी भी वैल्यू आएगी h अपॉन 4 पाई। ये है बेटा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। एक नंबर का सवाल आता है कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत को समझाओ, तो आपको सिंपल सा स्टेटमेंट लिखना है कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी भी क्षण पर, किसी भी एक समय पर कण की स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ पूर्ण यथार्थता के साथ मापना संभव नहीं होता है। अगर किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स है और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स है, तो उस स्थिति में उन दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल जो होगा वो कम से कम जो होगा बेटा, कम से कम h अपॉन 4 पाई तो रहेगा। कम से कम इतना, इससे ज्यादा कितना भी होता है, पर कम से कम अनिश्चितताओं का गुणनफल जो होगा वो कितना रहेगा, h अपॉन 4 पाई। ओके, हुआ क्लियर? तो आपको केवल अपना स्टेटमेंट और ये फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, डेड नंबर कवर हो जाएंगे। ओके, चले आगे। तो नेक्स्ट आगे बात करेंगे बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, जो इस पूरे चैप्टर्स के रह गए वो अभी अपन डिस्कस करेंगे बेटा। हाँ बेटा, नेक्स्ट अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो अपन ने प्रीवियस पेपर्स में देखे, उनकी पैटर्न के चर्चा जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस किस पैटर्न्स के क्वेश्चंस बनते हैं, उनका एक एक एग्जांपल्स अभी देखेंगे बेटा। हाँ बेटा, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, शॉर्ट में लिखे हैं बेटा, पर ये सारे एग्जांपल्स जो है वो किसी न किसी पूछे गए, मतलब बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे गए। सिंपल सा देखिए, 2021 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन थी 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपसे पूछा गया था स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बेटा अपन ने डिस्कस किया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो रिलेशन आता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स बाय ई। आप वैल्यू पुट कर सकते हो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई, ई से ही कैंसिल हो जाएगा, देन आपका रिजल्ट 2.2 वोल्ट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इसी का उल्टा सवाल बेटा सप्लीमेंट्री 2017 में पूछा गया। सप्लीमेंट्री 2017 के अंदर स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव दे रखा है और आपसे गतिज ऊर्जा पूछी गई बेटा। तो गतिज ऊर्जा के लिए आपको मैंने बताया फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ईवी नॉट। वी नॉट की वैल्यू है आपके पास 1.5, ये ई और इसकी यूनिट वोल्ट, ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी इजी बेटा, वेरी इजी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये, आपको दहली आवर्ती दे रखी है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, दहली आवर्ती दे रखी है, और कार्यफलन पूछा बेटा 15 के अंदर पूछा गया, 15 के अंदर। तो कार्यफलन फाई इज इक्वल टू h न्यू नॉट, h न्यू नॉट। तो यहां पर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो, अब यहां पर इस चीज के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई कि आपको वर्क फंक्शन जूल में निकालना है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, पर जनरली यहां जब भी बात होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, इसलिए अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही फाइंड करेंगे। तो h की वैल्यू में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करूंगा 4.13 इंटू 10⁻15 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी बेटा 5.16 इंटू 10⁻14। इनको सिंपलाइज करेंगे और सिंपलाइज करेंगे तो अपने पास आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा बेटा 21.31 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, सिंपलाइज करोगे तो ये आ जाएगा 2.131 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये
तो अगर आपके पास H की वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट याद है तो आप इस क्वेश्चन को इजी वे से कर सकते हो, नहीं तो आप जूल में पुट करोगे फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेवलेंथ गिवन है, तरंगदैर्घ्य ज्ञात है, आपको एनर्जी फाइंड करनी है, ऊर्जा निकालनी है। तो ऊर्जा के लिए फॉर्मूला E = h न्यू की वैल्यू पुट की C/λ। अब यहां पर इन सब की वैल्यू पुट करो, या आपको मैंने बताया था कि इसके लिए आप एक फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान में रखना, 12400/λ। लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रम में पुट करेंगे तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। तो आपके पास ये 12400, लैम्डा की वैल्यू 3.13, तो जो आपको एनर्जी मिलेगी, इसको सिंपलाइज करोगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 3961 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या इसको और सिंपलाइज करके लिखना चाहोगे तो ये लिख सकते हो आप 3.961 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी आपको मिलेगी। अगला जो क्वेश्चन है इसमें जस्ट इसका उल्टा है, वर्क फंक्शन गिवन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। तो उस केस में आप इसको इन्वर्स करके लिख दोगे, लैम्डा = 12400 अपॉन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 12400 अपॉन 4.2। सिंपलाइज करेंगे, इसको सिंपलाइज करने पर आपकी वैल्यू जो आएगी, तो इसको सिंपलाइज करोगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 2952 एंगस्ट्रम। मतलब अप्रॉक्स 4000 अगर ये होता 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो उस केस में आपको मिलता कितना, 3000 एंगस्ट्रम। तो इस प्रकार से आप इसको सिंपलाइज कर सकते हो बेटा। तो ये न्यूमेरिकल्स है, कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, पर समय के अभाव को देखते हुए बेटा वीडियो यहीं स्टॉप करना पड़ सकता है।